एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, दो बैल और एक छोटी सी झोपड़ी। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत से अपने परिवार का गुजारा कर लेता था। उसकी पत्नी सीधी सादी महिला थी और उनकी एक ही संतान थी, एक लड़की जिसका नाम था राधा। राधा बचपन से ही बहुत तेज दिमाग की थी। वह जब बोलती तो बड़े बड़े लोग चुप हो जाते। गांव के स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती, लेकिन उसका मन केवल किताबों तक सीमित नहीं था। उसे खेतों की समझ थी, बाजार की चाल समझती थी और लोगों के मन को भी पढ़ना जानती थी। किसान रामलाल को अक्सर उसकी बातों पर हैरानी होती, पर दिल ही दिल में वह उसे अपना सबसे बड़ा सहारा मानता। एक दिन गांव के जमींदार ने गांव में ऐलान कराया कि जो भी उसकी 3 पहेलियों का सही उत्तर देगा, उसे इनाम में 100 बीघा जमीन दी जाएगी और उसे दरबार में सलाहकार बनाया जाएगा। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कुछ ने इसे मजाक समझा, कुछ ने इसे धोखा, लेकिन राधा ने इसे एक मौका समझा। वह जानती थी कि जमींदार चालाक है, पर वह खुद उससे भी 2 कदम आगे थी। रामलाल ने जब राधा को बताया कि वह जमींदार की चुनौती में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि उसे डर है कि हारने पर जमीन भी चली जाएगी, तो राधा मुस्कुराई। उसने कहा, बाबा, क्या हम डर से अपने हक को छोड़ दें? ये मौका है और हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। रामलाल को उसकी बात में तर्क लगा और उसने सहमति दे दी। दूसरे दिन राधा ने अपने पिता के साथ जमींदार के दरबार में पहुंचकर कहा, मैं आपकी पहेलियों का उत्तर दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। जमींदार ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सही उत्तर दे दो तो तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान को इनाम मिलेगा। पहेली पहली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही छोटी होती है? राधा ने बिना सोचे कहा, उम्र। उम्र बढ़ती जाती है पर जीवन घटता जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। जमींदार ने थोड़ी गंभीरता से अगली पे, ऐसी कौन सी चीज है जो सब कुछ देखती है पर खुद कभी नहीं दिखती? राधा ने मुस्कुरा कर कहा, वह है मन। ये हर चीज को देखता है, समझता है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। अब जमींदार को पसीना आने लगा था। उसने तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो वह और बढ़ती जाती है? राधा ने तुरंत कहा, जान। ये बांटने से कभी घटता नहीं, बल्कि हर बार बढ़ता है। पूरे दरबार में तालियां बजने लगीं। जमींदार को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। वह वादे के अनुसार उसे जमीन देने को मजबूर हो गया, लेकिन राधा ने वह जमीन लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए, बस इतना वादा करिए कि अब आप गांव वालों को सताना बंद करेंगे और शिक्षा को बढ़ावा देंगे। उसके इस जवाब से जमींदार की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार अपनी गलती को स्वीकारा और गांव में एक स्कूल बनवाने की घोषणा की, जहां लड़कियां भी पढ़ सकें। इस घटना के बाद राधा पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग उसे इज्जत से देखने लगे। लेकिन उसके लिए असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। शिक्षा का अधिकार दिलाना, गांव की लड़कियों को आगे बढ़ाना, पुराने रीति रिवाजों से लड़ना और एक नया समाज बनाना उसका सपना था। राधा ने उस स्कूल में खुद पढ़ाना शुरू किया। उसकी क्लास में लड़के लड़कियों दोनों को बराबरी से बैठाया जाता। वह उन्हें केवल किताबें नहीं पढ़ाती थी, बल्कि सोचने और सवाल करने की ताकत देती थी। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। जो पहले लड़कियों को बोझ मानते थे, अब उन्हें गर्व से देखते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा अधिकारी निरीक्षण के लिए आया। उसने स्कूल की हालत देखी, बच्चों की बातें सुनी और राधा की सोच को समझा। वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने राधा को शहर के बड़े स्कूल में शिक्षक बनने का न्योता दिया। लेकिन राधा ने फिर एक बार मना कर दिया। उसने कहा, जहां बदलाव की सबसे जरूरत है, मैं वही रहना चाहती हूं। अब राधा को पूरे जिले में जाना जाने लगा। वह केवल एक किसान की बेटी नहीं थी, वह एक क्रांति थी जो बदलाव लाना जानती थी। गांव में बदलाव की हवा चल चुकी थी। राधा की मेहनत और उसकी सोच ने गांव वालों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी थी। अब लड़कियां स्कूल आने लगी थीं और माँ बाप खुद उन्हें पढ़ने भेजते थे। स्कूल के बाहर हर सुबह बच्चों की चहल पहल होती थी और राधा अपने हर छात्र को नाम से पहचानती थी। वह न सिर्फ पढ़ाती थी, बल्कि उनके घर की परेशानी, उनकी सोच और सपनों को भी समझती थी। एक दिन स्कूल में एक नन्हा बच्चा आया, रघु। उसका चेहरा धूप में जला हुआ था, कपड़े मैले थे और आंखों में डर। राधा ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह बच्चा अंदर से टूटा हुआ है।
वह धीरे से उसके पास गई और प्यार से बोली, तुम्हारा नाम क्या है? रघु ने डरते डरते जवाब दिया, रघु। राधा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब से तुम रोज यहाँ आओगे। यहाँ कोई तुम्हें डांटेगा नहीं। यहाँ तुम्हारा घर है। रघु हर दिन आने लगा, लेकिन शुरू शुरू में वह किसी से बात नहीं करता था। वह चुपचाप बैठा रहता, लेकिन उसकी आंखें हर बात को ध्यान से देखती थीं। राधा ने बिना जोर डाले उसके साथ दोस्ती बढ़ाई। धीरे धीरे रघु ने बोलना शुरू किया, मुस्कुराना शुरू किया, और कुछ ही महीनों में वह सबसे तेज छात्र बन गया। राधा को बच्चों में छिपी प्रतिभा पहचानने की कला थी। वह जानती थी कि हर बच्चा अलग होता है और सबको एक जैसे तरीके से नहीं सिखाया जा सकता। इसलिए वह हर छात्र के अनुसार पढ़ाने का तरीका अपनाती थी। उसकी ये मेहनत रंग लाने लगी थी। स्कूल के रिजल्ट पहले से बेहतर हो गए थे। अब दूसरे गांवों से भी लोग अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजने लगे थे। गांव के प्रधान को यह बात चुभने लगी। पहले जहां गांव में उसका आदेश चलता था, अब लोग हर बात में राधा की राय पूछते थे। प्रधान को डर था कि उसकी पकड़ धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसने एक दिन अपने कुछ लोगों को बुलाकर कहा, इस लड़की ने गांव को मेरे खिलाफ कर दिया है। अगर यह ऐसे ही चलती रही तो मैं बस नाम का प्रधान रह जाऊंगा। उन लोगों ने प्रधान को समझाया कि सीधे हमला करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब राधा को पूरा गांव सम्मान देता है। लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने योजना बनाई कि राधा को बदनाम किया जाए, उसकी छवि खराब की जाए। एक दिन गांव में अफवाह उड़ाई गई कि राधा शहर से आए पैसों से अपना नाम बनाना चाहती है। कहा गया कि उसका स्कूल एक बहाना है, असली मकसद कुछ और है। कुछ भोले गांव वाले इन बातों में आ गए। स्कूल के बाहर कुछ लोग प्रदर्शन करने लगे। बच्चों को डर लगने लगा। राधा चुपचाप सब देखती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि जब सच आपके साथ हो तो वक्त ही सबसे बड़ा जवाब होता है। लेकिन जब ये अफवाहें बच्चों के मन में जहर घोलने लगीं, तब वह चुप नहीं रही। उसने गांव के चौपाल में एक बैठक बुलवाई और सबके सामने खड़ी होकर बोली, अगर किसी को मुझ पर शक है तो वह खुले दिल से मुझसे सवाल कर सकता है। मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। लेकिन पहले यह सोचिए कि क्या इस स्कूल से किसी को नुकसान हुआ है या फायदा? लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास कोई ठोस आरोप नहीं था। तब रघु खड़ा हुआ। वह अब पहले जैसा डरपोक बच्चा नहीं था। उसने कहा, मैंने यहाँ बोलना सीखा, सोचना सीखा, सपना देखना सीखा। राधा दीदी ने हमें जीना सिखाया। जो उनके खिलाफ बोले वह असल में हम बच्चों के खिलाफ बोल रहा है। उसकी बातों ने सबका दिल छू लिया। लोग समझ गए कि ये अफवाहें बस एक साजिश थीं। प्रधान को अब चुप रहना पड़ा। उसकी योजना नाकाम हो गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने राधा के लिए एक सभा रखी, जहां उन्होंने उसे गांव की बेटी का सम्मान दिया। राधा ने उस दिन एक छोटी सी बात कही, अगर नीयत साफ हो तो रास्ता खुद खुद बनता है, और जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब राधा का सपना और बड़ा हो गया था। वह चाहती थी कि आसपास के हर गांव में ऐसा ही स्कूल खुले, जहां बच्चे डर के नहीं अपने भविष्य के लिए आएं। उसने अपने विचारों को एक योजना में बदला और जिले के अधिकारी से मिलने शहर गई। यह पहला मौका था जब वह गांव से बाहर अकेली गई थी, पर उसका विश्वास अडिग था। अगर आप चाहें। शहर पहुंचते ही राधा ने सबसे पहले उस दफ्तर का पता किया जहां शिक्षा विभाग का मुख्य कार्यालय था। ये जगह उसके लिए नई थी। वहां की बड़ी बड़ी इमारतें, तेज आवाजें, भीड़ भाड़ और अनजान चेहरे, सब कुछ उसके गांव की शांति से बहुत अलग था। लेकिन उसके मन में कोई डर नहीं था। वह जानती थी कि वह किसी निजी फायदे के लिए नहीं आई है, बल्कि अपने गांव और आसपास के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए आई है। जब वह अधिकारी के कमरे में पहुंची तो वहां पहले से बहुत से लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर लाइन में खड़े थे। राधा भी चुपचाप जाकर बैठ गई। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस अपने थैले से एक फाइल निकाली जिसमें उसकी बनाई योजना थी। ये योजना उसने कई रातों जाकर बनाई थी। हर गांव में एक छोटा स्कूल, हर स्कूल में एक प्रशिक्षित शिक्षक और हर बच्चे तक शिक्षा का अधिकार। काफी देर बाद जब उसकी बारी आई तो अंदर जाकर उसने अधिकारी को नमस्ते किया और अपनी बात कहना शुरू किया। अधिकारी पहले तो उसकी सादगी देखकर हैरान हुआ, लेकिन जब उसने राधा की योजना पढ़ी, उसकी बातें सुनी और उसके स्कूल की प्रगति की तस्वीरें देखीं, तो वह उसकी गंभीरता और दृष्टिकोण से प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है और तुम्हारा काम और भी बड़ा।
लेकिन क्या तुम जानती हो कि सरकार से मदद लेना इतना आसान नहीं होता? राधा ने विनम्रता से जवाब दिया, सरकार जनता की सेवा के लिए होती है। अगर काम सच्चा हो और मन साफ तो देर भले हो पर मदद जरूर मिलती है। अधिकारी उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय अपने स्टाफ को आदेश दिया कि राधा की योजना की समीक्षा की जाए और उसकी सिफारिश राज्य स्तर पर भेजी जाए। साथ ही उसने राधा को सुझाव दिया कि वह एक सार्वजनिक सभा में अपने विचार रखे ताकि और भी गांवों के लोग उसकी बात समझ सकें। जब राधा गांव लौटी तो पूरा गांव स्टेशन पर उसका स्वागत करने आया। बच्चों ने फूलों की माला बनाई थी और बुजुर्गों ने उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन राधा ने कोई दिखावा नहीं किया। वह सीधे स्कूल गई और अगले दिन से फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद उसे राज्य की राजधानी से बुलावा आया। वहां एक बड़ी सभा थी जहां पूरे प्रदेश के शिक्षक और समाज सेवी आमंत्रित थे। राधा ने गांव से एक छोटी सी थैली में मिट्टी भरकर अपने साथ ली, क्योंकि उसे याद था कि वह जहां से आई है वह उसकी असली पहचान है। राजधानी पहुंचकर जब वह मंच पर पहुंची तो सैकड़ों लोग उसकी बात सुनने के लिए बैठे थे। राधा ने बिना किसी डर के अपनी बात रखी। उसने गांव की कठिनाइयों, बच्चों की हालत और शिक्षा की ताकत के बारे में सरल भाषा में बात की। उसकी सादगी और सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया। लोग तालियां बजाते रहे और कुछ की आंखों में आंसू भी थे। सभा के अंत में शिक्षा मंत्री ने स्वयं मंच पर आकर घोषणा की कि राधा की योजना को राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा और वह राज्य शिक्षा मिशन की विशेष सलाहकार बनाई जाएगी। ये सुनते ही पूरे सभागार में तालियों की गूंज फैल गई। राधा ने यह सम्मान विनम्रता से स्वीकार किया, लेकिन उसकी आंखों में चमक इस बात की थी कि अब और बच्चों तक उसकी पहुंच बनेगी। सम्मान से ज्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि अब उसके जैसे कई और शिक्षक और बच्चों को वह रास्ता मिल सकेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जब वह गांव लौटी तो उसके साथ सिर्फ कोई पद या सम्मान नहीं था, बल्कि एक नई जिम्मेदारी थी। अब वह सिर्फ अपने गांव की नहीं, बल्कि सैकड़ों गांवों की उम्मीद बन चुकी थी। राधा ने गांव लौटते ही अपने काम में और ज्यादा मन लगाना शुरू कर दिया। अब वह सिर्फ एक अध्यापिका नहीं थी, बल्कि एक मिशन की वाहक बन चुकी थी। उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, लेकिन उसका व्यवहार पहले जैसा ही विनम्र रहा। वह रोज सुबह उठकर अपने खेत में जाकर कुछ समय बिताती, फिर स्कूल जाती और बच्चों के साथ समय बिताती। स्कूल के बाद वह आसपास के गांवों में जाकर वहां के लोगों से मिलती, उनके बच्चों से बात करती और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाती। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगा। जिन गांवों में कभी स्कूल का नाम भी मुश्किल से लिया जाता था, वहां अब माता पिता खुद अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे। कई जगहों पर स्थानीय लोग खुद मिलकर स्कूल की इमारतें बनाने लगे थे। कुछ गांवों में तो खेतों के किनारे खाली जगह में टीन की छत डालकर पढ़ाई शुरू हो गई थी। राधा खुद हर हफ्ते जाकर इन गांवों का दौरा करती और वहां पढ़ने वाले युवाओं को प्रशिक्षित करती। एक दिन ऐसा भी आया जब एक दूर दराज के गांव से संदेश आया कि वहां के लोग चाहते हैं कि राधा खुद वहां आकर स्कूल की नींव रखें। यह गांव पहाड़ी इलाके में, जहां पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था, लेकिन राधा ने हाँ कर दी। वह जानती थी कि अगर वहां के बच्चे पढ़ने लगे तो उनका जीवन ही बदल सकता है। राधा ने अपने कुछ साथियों को साथ लिया और पहाड़ियों की चढ़ाई शुरू की। यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में कहीं फिसलन थी, कहीं कांटे, कहीं पथरीले टुकड़े, लेकिन राधा के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। जब वह गांव पहुंची तो वहां के लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। औरतें अपने बच्चों के साथ खड़ी थीं। बुजुर्गों की आंखों में आशा थी और बच्चों की आंखों में उत्सुकता। राधा ने सबसे पहले वहां की जमीन का मुआयना किया और एक छोटी सी जगह पर स्कूल की नींव रखी। उसने एक पत्थर पर सफेद चूने से लिखा, जान का पहला कदम। ये एक संकेत था कि वहां एक नई शुरुआत होने वाली है। गांव के लोग इतने भावुक हो उठे कि कई औरतों की आंखें भर आईं। राधा ने उस गांव में एक हफ्ता बिताया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, वहां की लड़कियों से बात की, उनकी माओं को समझाया कि उनकी बेटियां किसी से कम नहीं हैं। उसने लड़कों को यह सिखाया कि बहनें अगर पढ़ेंगी तो घर का भविष्य मजबूत होगा। एक दिन जब पहाड़ी के किनारे बैठकर सूरज डूबते देख रही थी तो उसके पास एक नन्ही बच्ची आई और उसके गोदी में चढ़ गई। उसने कहा, दीदी, मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनना चाहती हूँ। राधा की आंखें भर आईं। उसने बच्ची को सीने से लगाकर कहा, तू मुझसे भी बड़ी बनेगी, क्योंकि तेरे सपने अब पहाड़ों से ऊंचे हैं।
उस रात राधा बहुत देर तक नहीं सो पाई। वह सोचती रही कि कैसे एक एक गांव को जोड़कर वह एक ऐसी कड़ी बना सकती है जो पूरे प्रदेश में शिक्षा की रोशनी फैला सके। उसने तय कर लिया कि अब वह एक और योजना तैयार करेगी, एक ऐसी योजना जिसमें सिर्फ स्कूल नहीं होंगे बल्कि एक पूरी शिक्षा यात्रा होगी, जिसमें शिक्षक, माता पिता, छात्र और समाज सभी मिलकर भाग लेंगे। जब वह वापस अपने गांव लौटी तो उसका स्वागत फिर से हुआ, लेकिन इस बार वह बिना किसी शोर के सीधे अपने कमरे में गई और एक नया रजिस्टर निकाला। उसने पहले पन्ने पर लिखा, ज्ञान यात्रा योजना। यह योजना अब उसके जीवन का नया लक्ष्य बन चुकी थी।